गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मिश्रण के विभिन्न घटकों का किस प्रकार से हम उन्हें उनके मिश्रण से मुख्य मिश्रण से पृथक कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, इसकी कुछ विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि मिश्रण अनेक घटकों से मिलकर बना होता है। इन घटकों की संरचनाओं के आधार पर मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। तो अब हम इन मिश्रण से उनके घटकों को अलग करने की क्या विधियां हम अपना सकते हैं, कौन सी सामान्य विधियां उपयोग में लाई जाती हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिनमें से आज हम केवल 4 विधियों के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए आपने हेडिंग यही लिखनी है, मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। ठीक है, ये आपकी आज की मुख्य हेडिंग होगी। इसके बाद हम सबसे पहली विधि लिखेंगे वाष्पीकरण विधि। ये आपकी सबसे पहली विधि है, वाष्पीकरण विधि। वाष्पीकरण में वाष्प की सहायता से क्या किया जाता है, जो हमारा मुख्य पदार्थ होता है उसमें से अशुद्धियों को दूर किया जाता है। तो देखिए यहाँ वाष्प किस प्रकार बनाया जा रहा है। बर्नर है जिसकी सहायता से ऊष्मा पहुंचाई जाएगी। उसके ऊपर एक कांच के बीकर में जल रखा गया है, जिसके कारण क्या बनेगी, बहुत सारी भाप यहाँ पर बनती है। ठीक है, भाप भी क्या है, ऊर्जा का एक, ऊष्मा का एक रूप है। उसके बाद ऊपर कांच का ही एक वॉच ग्लास रखा गया है जिसमें स्याही भरी गई है। ये स्याही में कई सारी अशुद्धियाँ भी होती हैं। जब जल गर्म होकर भाप की सहायता से वो वॉच ग्लास को भी क्या करता है, गर्म करता है, जिस कारण उसमें रखी गई स्याही गर्म होने लगती है। और जो अशुद्धियाँ हैं वो वाष्प के रूप में स्याही से अलग हो जाती हैं, वो वाष्प बन के उड़ जाएंगी और वॉच ग्लास में केवल शुद्ध स्याही रहती है। इस विधि को वाष्पीकरण विधि कहते हैं। ठीक है, तो अब आपने इसके बारे में लिखना है, वाष्पीकरण विधि के बारे में। तो आप इसके बारे में लिखेंगे, आपने चित्र भी बनाना है और लिखना भी है। विलायक से विलय पदार्थ को वाष्पीकरण की विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं। ठीक है, ये वाष्पीकरण विधि है। इसके बाद जो दूसरी विधि है वो है अपकेंद्रण विधि। नंबर 2 विधि है अपकेंद्रण विधि। अपकेंद्रण का मतलब क्या होता है, ये आपने अपने घरों में देखा होगा। जब आप मलाई होता है उसमें से आप मक्खन अलग निकालते हैं तो आप उसे बहुत तेज़ी से क्या करते हैं, उस पूरे मिश्रण को घुमाते हैं। आप जितना तेज़ी से उसे घुमाएंगे तो जो भारी कण होते हैं वो नीचे आ जाते हैं और जो हल्के कण होते हैं वो ऊपर रह जाते हैं। जो हमारा मक्खन होता है वो नीचे आ जाता है, बाकी जो तरल पदार्थ होता है वह ऊपर रह जाता है। तो ये एक विधि है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मिश्रण के घटकों को अलग कर सकते हैं। तो अपकेंद्रण कहते हैं इस विधि को। इसके बारे में आपने लिखना है, इस सिद्धांत के आधार पर जब, इसके बाद जब के बाद आप लिखेंगे जब मिश्रण को तेज़ी से घुमाया जाता है तब भारी कण नीचे बैठ जाते हैं और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। ठीक है, अब हम इस विधि के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे कि कहाँ हमें विधि अनुप्रयोग में दिखती है अपने दैनिक जीवन में। तो जांच प्रयोगशालाओं में रक्त और मूत्र की जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। रक्त में कौन से कण हैं उस समय उपस्थित हैं, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह हमारे रक्त में होते हैं, तो इन विभिन्न घटकों को अलग करके इनकी गिनती करने के काम आते हैं। इसी प्रकार से मूत्र में हमारा क्या होता है, कई भोजन के कण रहते हैं, आयन रहते हैं, तो इन सब की जांच के लिए भी अपकेंद्रण विधि उपयोग में लाई जाती है। दूसरा उपयोग बहुत सामान्य है, क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में। तीसरा उपयोग भी बहुत सामान्य है, कपड़े धोने की जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें गीले कपड़ों को अलग से ड्रायर में डाला जाता है, जो बहुत तेज़ी से घूमता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका जो जल होता है वो कपड़ों से बाहर निचोड़ के अलग हो जाता है और कपड़े सूखे हुए हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी विधि नंबर तीसरी। तो तीसरी विधि के लिए आपने लिखना है, तीसरी विधि है पृथक्करण कीप द्वारा। ठीक है, इस विधि का चित्र देखिए, चित्र भी आपने बनाना है। तो इसमें हम दो अघुलनशील द्रवों को लेते हैं। ऐसे द्रव जो आपस में नहीं घुलते उन्हें अघुलनशील कहते हैं, जैसे तेल और जल। ठीक है, इसे हमने एक पृथक्करण कीप में डाला है। ये पृथक्करण कीप का चित्र है।
इसे पृथक्करण कीप में डालने के बाद आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप कॉर्क इसमें लगाई गई है। ये नल की टूटी की भांति होता है, ठीक है। इसके नीचे हम एक अलग से बीकर या एक और बर्तन यहाँ रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस स्टॉप कॉर्क को जैसे नल की टूटी को खोलते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से बहुत हल्का सा घुमाएंगे, जिस कारण जो जल है ये नीचे की ओर आएगा। ध्यान इस बात का रखना चाहिए कि जल बूंद के रूप में आए, ना कि एक साथ सारा जल आए। तो इसीलिए हमें स्टॉप कॉर्क को बहुत हल्के से घुमाना है ताकि एक एक बूंद करके ही जल नीचे वाले बीकर में आए। जैसे ही पृथक्करण कीप से जल की आखिरी बूंद भी इस बीकर में आ जाएगी, तुरंत हम स्टॉप कॉर्क को बंद कर देंगे। उससे होगा फ़ायदा ये कि जल हमारा आ गया नीचे वाले बीकर में और मिट्टी का तेल रह गया हमारा ऊपर पृथक्करण कीप में। तो इस प्रकार से हमने तेल और जल के मिश्रण को अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस विधि को पृथक्करण कीप द्वारा विधि भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसके बारे में आपने चित्र भी बनाना है और इसके बारे में सबसे पहले आपने लिखना है, सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। यहाँ पे शब्द आया है घनत्व। तो यहाँ पर हमें पता चला है कि जो जल का घनत्व है वो है अधिक, ठीक है, और जो तेल है उसका घनत्व है कम। इसीलिए तेल ऊपर की ओर तैरता है और जल नीचे की ओर आ जाता है, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें इसके अनुप्रयोग भी लिखने हैं। तेल तथा जल के अलग घुलनशील मिश्रण को पृथक करने के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा इसका उपयोग किया जाता है लोहे को अलग करने के लिए। जो लोहे की खदानें होती हैं आपने सुना होगा, वहाँ से अगर लोहे को अलग करना है तो इस विधि का उपयोग किया जाता है। इतना ही लिखेंगे आप इसमें, ठीक है। उसके बाद आती है नंबर चौथी विधि। चौथी विधि का नाम है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अब इस विधि को हम थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। तो ऊर्ध्वपातन विधि आपने पहले भी पढ़ा था। जब कोई भी धातु हो या कोई भी पदार्थ हो जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो उस विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यहाँ भी हम इसी का उपयोग करेंगे। हमने यहाँ पे जो मिश्रण लिया है वो कपूर तथा नमक का मिश्रण है। कपूर का जो क्वथनांक है ये कम होता है, यानी ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और ये गर्म होने के बाद तुरंत ही क्या बन जाएगा, ये गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। जबकि नमक का क्वथनांक अधिक है, तो ये जब गैस में बनेगा तो ये अधिक समय लेगा, ठीक है। हमने क्या किया है, एक बर्नर रखा है जिससे हमने क्या किया, आग जलाई है। उसके ऊपर हमने रखा है एक चीनी मिट्टी की प्लेट जैसी प्याली रखी गई है, जिसके अंदर हमने कपूर तथा नमक का मिश्रण रखा गया है। अब जो सामान्य कीप होती हैं, कांच की कीप का उपयोग करेंगे, उसे हमने सीधा न रख के बल्कि यहाँ पर उल्टा रखा हुआ है, ठीक है। और इसका मुंह ढक दिया है रुई से ताकि कोई भी वाष्प बाहर ना जा सके। अब जैसे ही बर्नर ऑन किया है, धीरे धीरे ये मिश्रण गर्म होने लगेगा। चूँकि अभी बताया कि कपूर का क्वथनांक कम होता है, तो कपूर क्या होने लगेगा, तुरंत ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। ये गैस के रूप में वाष्प बनकर ऊपर की ओर जाने लगेगा। अब मुख्य बात इसमें ये है कि ये जो तल वाला हिस्सा है, चीनी मिट्टी की प्याली वाला हिस्सा है, क्योंकि ये आग के ज़्यादा समीप है, यहाँ का तापमान अधिक होगा, इसीलिए यहाँ पर क्या बन रही हैं, वाष्प बन रही हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र है, ये जो गर्दन है उल्टी कीप का, ये कैसा है, ठंडा होगा, ठीक है। तो जैसे ही कपूर वाष्प बन के ऊपर की ओर जाएगा, वो ठंडे क्षेत्र की तरफ जाएगा, यानी ठंडी जगह की तरफ जाएगा, और यहाँ आते ही उसका तापमान भी, कपूर का तापमान भी कम होने लगेगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे ही वो ठंडा होगा वो ठोस बन जाएगा, ठीक है। तो अब होता ये है कि कपूर यहाँ से वाष्प बन के गया, यहाँ जाके ठोस बन के रुक गया, जबकि नमक यहीं पे रह जाता है। तो कपूर अलग हो गया और नमक भी अलग हो गया। इस विधि को ऊर्ध्वपातन विधि कहते हैं। तो इसके बारे में आपने लिखना है, देखिए, मिश्रणों जिनमें ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियों, ये हटा दीजिएगा,
से पृथक करने के लिए ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। तो आपने चित्र भी बनाना है और इसके बारे में यहाँ तक लिखना है। ये आपके आज की 4 विधियाँ पूरी हैं।